नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम दो मुद्दों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। दोनों मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं परस्पर जुड़े हुए भी हैं। टेरिटोरियल बाउंड्रीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मुद्दे लगभग एक जैसे ही हैं। बात कर रहे हैं इजराइल की, जहां पर भी आज यदि हम बात करें तो इजराइल अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए लड़ रहा है। इजराइल बेसिकली एक प्रोफेट का नाम है, जो कि अब्राहमिक रिलीजन्स में जैसे एडम हैं, जिसको आदम कहते हैं इस्लाम में, याकूब जैसे इब्राहिम हैं, ऐसे इजराइल भी हैं। तो इजराइल और इस्माइल, अब ये डिफरेंस थोड़ा सा डिटेल में यदि हम जाएंगे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये इजराइल जो कौम है ये प्रोफेट इजराइल की है। और ये जो इनसे लड़ रहे हैं, जिनके 56 देश हो चुके हैं, वो उनके वैसे तो प्रॉफिट की लाइन में हैं, लेकिन थोड़े डिस्टेंट हैं। तो बहरहाल लड़ाई चल रही है। तो एक तो इसके ऊपर बात करेंगे, इजराइल ने आज क्या गुल खिलाया है, क्योंकि वो लगातार लोहा ले रहा है और ईरान सहित लेबनान में छिपे हुए जो ईरान के गुर्गे हैं और यहाँ हमास के जो रूप में जो बाकी देशों के जो गुर्गे हैं, इनको पूरी तरह से टक्कर दे रहा है। लेकिन वहाँ पर भी हमारी तरह कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गद्दार हैं वहाँ पर भी। तो आज बात करेंगे उन गद्दारों की। और दूसरा मुद्दा हम बात करने जा रहे हैं वक्फ का जो मामला चल रहा है, जिसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है, जेपीसी। तो जेपीसी की बैठक में आज क्या हंगामा हुआ है और तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने किस तरह से आक्रामक रवैया अपनाकर उग्रवादी टाइप का एक काम किया है, बोतल फेंक दी। और जेपीसी कमेटी के जो चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल, उनके ऊपर उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ और एक दिन के लिए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को बाहर किया, सस्पेंड किया है बेसिकली। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस तरह का एक्शन संसद में आखिर क्यों कर हुआ, कांच की बोतल फोड़ी गई। तो ये दूसरा हमारा आज का मुद्दा है। लेकिन पहला मुद्दा हम टेकअप कर रहे हैं इजराइल का। इजरायली फोर्स ने 7 गद्दारों को पकड़ा है। तो ये गद्दार जो हैं, ये जासूसी कर रहे थे ईरान के लिए, हिजबुल्ला के लिए। इनमें एक पूर्व सैनिक भी है। तो घुस जाते हैं। अब बात यहाँ ये भी है कि इजराइल में भी पूरे ही लोग प्रोफेट इजराइल के लोग नहीं हैं। वहाँ पर बगल के जो इस्माइल जो प्रोफेट हैं, उनके भी लोग हैं। तो वहाँ मुसलमानों की संख्या भी 1/4 है असल में। इजराइल की यदि टोटल जनसंख्या यदि हम देखें, 1/4 से भी ज़्यादा है, बल्कि इजराइल की टोटल जनसंख्या 76-78 लाख के आसपास है। अब इसमें भी घुसे हुए और लोग भी हैं। आधिकारिक रूप से वहाँ करीब 24-25 लाख मुसलमान रहता है। इसके अलावा और कौन कौन घुसे हुए हैं, क्योंकि आसपास में सीरिया है, लेबनान है, यही देश लगे हुए हैं। तो कब तक, आज 76 साल से वो लोग लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, कब तक? साहस की भी एक सीमा होती है, लगातार परिश्रम की भी एक सीमा होती है, क्योंकि वहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बच्चे खूब पैदा हो रहे हैं। ये यमन जो बगल में लगा हुआ है, यमन में जो हूती हैं, इनके बच्चे 5-5, 6-6 वाइफ रख रखी हैं, पकड़ लाते हैं अफ्रीका से, गुलाम बना लेते हैं औरतों को और उनसे बच्चे पैदा कर देते हैं, उनको लड़ाका बनाते हैं। तो इस तरह का आलम है ये। अनवरत अनथक इजराइल की सेना काम करती है, लेकिन वहाँ पर स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। कितने लोग गंवा दिए उन्होंने, कितने परिवार उनके इस चपेट में आ चुके हैं, इस गजबे की चपेट में। गजबा कर रहे हैं ना, इजराइल को, बनी इजराइल को ख़त्म कर देने के लिए गजबा चल रहा है। तो वहाँ ये स्थिति है। लेकिन 7 गद्दारों को पकड़ लिया गया, एक पूर्व सैनिक है, 2 बच्चे भी हैं इसमें। आप देखें जरा, ट्रेनिंग देखें। अब इजराइल का भारत के कानून की तरह ही जो मॉडर्न नेशनल स्टेट्स हैं, उनमें कानून कुछ अलग है। कानून यह है कि पूरा प्रोसिक्यूशन होता है, पहले जांच होगी, फिर एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद कोर्ट में चालान पेश होगा, तो आगे तक का न्यायपालिका का सिस्टम आ जाता है। और एजेंसीज भी डिफरेंट एजेंसी जांच करने वाली होती हैं। तो
इनको क्या सजा मिलेगी, लेकिन खतरनाक बात यह है कि इजरायली कानून के मुताबिक वहां गद्दार की सजाए मौत है। तो ये एक अच्छी बात है। भारत में तो नहीं है। भारत में तो ट्रेटर्स के लिए कुछ भी हम कर देते हैं। यहाँ पर तो हमारे तो हाल ही दूसरे हैं, क्योंकि हम बेसिकली सोए हुए लोग हैं, हम जागृत कौम नहीं है। हमारी जो नस्ल है वो अब उस तरह की रह नहीं गई है। अब तरह तरह के प्रवचन देने लग गए हैं लोग बात। कई तरह आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे आदमी से बात करेंगे, थोड़ा पद मिल गया, जिसको पैसा वैसा आ गया जिसके पास, वो कहता है नहीं नहीं क्या रखा है इन बातों में, क्या टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। अब इनको कोई पूछे कि टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए शांति पहले जरूरी है, समाज में एक स्टेबिलिटी पहले जरूरी है, समाज में एक समरसता, एक सिंक्रोनाइजेशन, एक जिसको कहते हैं पीसफुल एटमॉस्फेयर, और डिस्ट्रस्ट की जो भावना चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो थूक भी रहे हैं, पेशाब भी पिला रहे हैं लोगों को, दूसरे धर्म वालों को, तो ये कौन सी बात होती है। तो इससे डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। बैग के हाथ मत लगाओ क्योंकि इसमें विस्फोटक हो सकता है, ट्रेन में मत चढ़ो क्योंकि इसमें विस्फोट हो जाएगा, अभी उड़ानों में धमकियां आ रही हैं। तो ये क्या होता है इससे आखिर देश के लोगों में अविश्वास पैदा होता है। लोग अपनी जान बचाए से सहमे से डरे से रहते हैं, डेवलपमेंट होता नहीं। इजराइल, अब ये लोग कहते हैं, इन समझदार लोगों को कोई पूछे भाई इजराइल तो अपनी कौम को बचाने के लिए तो लड़ रहे हैं वो, और टेक्नोलॉजी, उन जैसी टेक्नोलॉजी तो अमेरिका के पास नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो सारी उन्होंने ईजाद की है, नोबेल प्राइज तो सारे उन्हीं के खाते में है मैक्सिमम। तो बात यहां यह है कि समझदारी से काम लेना चाहिए। रटी रटाई बातें पैरट की तरह बाहर से पढ़ लिख आ जाते हैं एंड पैरट्स की तरह बोलते हैं। तो इन्हीं पैरट्स की वजह से जो हो रखा है हमारे यहाँ, उसका तो आप हम सब जानते ही हैं। तो आज जो इजराइल में हुआ है, ये बेसिकली जितने भी जासूस पकड़े गए हैं, 7 जासूस, ये हिजबुल्लाह को उन सब जगहों की इंफॉर्मेशन दे रहे थे जहां पर आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स और आईडीएफ के जो बाकी जो संगठन हैं, चाहे मोसाद है, चाहे वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, 3000 हो चाहे 3200 हो, तो ये जो शिन बैत है, ये जो एजेंसीज हैं, इनके हाइड आउट्स के बारे में, इनके एसेट्स के बारे में, जो डोम बना हुआ है जो मिसाइल्स को रोकता है वो कहाँ कहाँ कमज़ोर है, बैलून से फोटो लेकर भेजे गए हैं। तो ये लंबे समय से लगे हुए थे ये लोग। बहरहाल उनको पकड़ लिया गया है, ये बात सही है, लेकिन इजराइल भी इसका मतलब खतरे में तो है। हम तो खैर हैं ही, हमारे तो सेना के प्रमुख भी कह चुके हैं कि 2.5 फ्रंट की लड़ाई भारत के सामने है। अभी चाइना से तो हमने थोड़ा बहुत पैचअप हुआ है, तो ठीक है। विदेश मंत्रालय में कह दिया है कि भाई अब ठीक है, बायलैटरल टॉक्स हो गई हैं और दोनों देश मिलकर काम करने के इच्छुक हैं, और जो सीमा पर तनाव था वो भी कम हुआ है। आर्मी के लेवल पर भी जो आर्मी कमांडर्स की जो बैठक थी वो भी हुई हैं काफ़ी। तो अब चीन की तरफ से तो ये है कि भाई थोड़ा बहुत हुआ है पीस टाइप का मामला, कुछ सेना उनके पीछे हटेगी, कुछ हमारा वहाँ पर जो है उसको सेटल किया जा रहा है। बट देखने वाली बात यह है कि 2.5 फ्रंट की लड़ाई में भारत अभी भी उलझा हुआ पड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद वापस से आ रहा है, एक बार सिर उठा रहा है, नाम बदल बदल कर आतंकी संगठन आ रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। तो इजराइल की तरह हमें भी बहुत जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वक्फ बोर्ड वाले मामले में। जेपीसी की जो मीटिंग हुई आज, इस मीटिंग में क्या हुआ है, तो बात यह है कि इस मीटिंग में अच्छा तो नहीं हुआ है। टीएमसी सांसद ने जिस तरह से बर्ताव किया है, कांच की बोतल जो उनके सामने पानी की रखी हुई थी उसको फोड़ा और जगदम्बिका पाल जो अध्यक्षता कर रहे थे जेपीसी की मीटिंग की, उनके ऊपर फेंका है। हालांकि इसमें चोट जो है वो कल्याण बनर्जी की लगी है। तो कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। फर्स्ट एड दी गई, उनके टांके लगे हैं अंगूठे में, और 1 दिन के लिए उनको सस्पेंड भी किया गया। बात यहाँ यह है कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो है, इसकी ये जो जेपीसी की मीटिंग है, ये आज 6वीं मीटिंग थी, 5 मीटिंग हो चुकी है। तो आखिर क्या वजह है कि टीएमसी या कांग्रेस के जो सांसद हैं, भाई असदुद्दीन ओवैसी वगैरह करेंगे विरोध तो बात समझ में आती है, लेकिन ये जो पार्टियां हैं टीएमसी वगैरह, कांग्रेस वगैरह,
ये क्यों उलझती रहती हैं, समझ से बाहर है ये बात। क्योंकि लगता है ऐसा वोट बैंक के अलावा भी कुछ और चक्कर भी है इसमें। और पिछली बार की यदि हम बात करें तो पिछली बार की मीटिंग में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके ऊपर कर्नाटक में वक्फ की जमीन हड़पने का आरोप लगा था। और वो किसने लगाया था? कर्नाटक माइनॉरिटी के पूर्व चेयरमैन ने। वो प्रेजेंटेशन देने आए थे जेपीसी के सामने पिछली बार की बैठक में। 10 अक्टूबर को जो बैठक हुई थी, 14 अक्टूबर को जो बैठक हुई थी, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर गंभीर आरोप लगा था कि आप तो खुद ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़प चुके हैं, अब आप ये जो घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं इनका क्या फायदा है। तो ये बड़ा एक सीरियस सा मामला है। अब कल्याण बनर्जी इतने गुस्से में क्यों आए? लोकतांत्रिक तरीके से बात चल रही है, हिंसा का काम नहीं होना चाहिए उसमें। लोकतंत्र में हिंसा का किस तरह का काम है? ये तो सड़क पे जो गुंडे मवाली टाइप की बातें होती हैं उस तरह की बात होती है। आपस में ही आप लगे पड़े हैं। संसद है, संसद की एक गरिमा है। और संसद में आज खास तौर पर यह था कि पूर्व जो हमारे जजेज हैं, जो कुछ प्रतिष्ठित वकील हैं, उनको भी इनवाइट किया गया था, उनसे भी सुनवाई चल रही थी। कल्याण बनर्जी 3 बार बोल चुके थे, लेकिन वो बार बार इंटरप्ट कर रहे थे। तो इस वजह से वहां थोड़ी तनातनी हुई। और जो बाहर जेपीसी में जो शामिल जो मेंबरान हैं, जो सदस्य हैं, उनको तो बहुत मौके मिले। आज 6वीं बैठक चल रही है, लेकिन जो दूसरे लोग आते हैं उनको मौका मिलना जरूरी है। हालांकि ये बात समझ से बाहर है कि जो अमेंडमेंट बिल है 1995 और उससे पहले भी 1955 में जो अमेंडमेंट लाया गया, उसके बाद अमेंडमेंट्स हुए हैं, बट उन अमेंडमेंट्स में तो कोई न तो रायशुमारी कराई गई, न ही कोई जेपीसी है। वो विल पावर थी तत्कालीन डिस्पेंसेशन की सरकार की, उन्होंने कर दिया। अब ये जब बिल पेश किया गया 8 अगस्त को संसद में, लोकसभा में, तो इसका विरोध हुआ भारी। और विरोध इस कदर की सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मंत्री किरण रिजिजू बोलते रह गए कि भाई इसमें एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ है ही नहीं, संविधान के खिलाफ कुछ है ही नहीं, लेकिन सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं। तो जेपीसी बनानी पड़ी। अब जेपीसी में मीटिंग्स चल रही हैं, और मीटिंग्स में भी आप देख लीजिए कि जिस तरह से बोतल फेंकू अभियान चल रहे हैं, ये स्थिति है। तो बहरहाल ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है, वक्फ संशोधन अधिनियम, ये क्यों जरूरी है, ये समझने वाली बात है। पूरी दिल्ली का जो इलाका है, क्षेत्रफल में यदि हम देखें तो ये बैठता है 3,60,000 एकड़। 3,60,000 एकड़ जमीन है दिल्ली के पूरे एरिया की। वक्फ बोर्ड के पास में देश भर में जमीन कितनी है, ये आप सुन के ताज्जुब करेंगे, आश्चर्य करेंगे। ये टोटल है 9 लाख एकड़, यानी 3 दिल्ली वक्फ के अंडर में है। एक पूरा बड़ा राज्य हो गया मतलब। ये तो वक्फ के अंडर में है सिर्फ। बाकी केरल के ऊपर कब्जा है, पश्चिम बंगाल में स्थिति आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर की स्थिति है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हालात हैं, वो अलग बात है। लेकिन देश भर में ये अड़ंगेबाजी चल रही है। ये जो अमेंडमेंट पहले के हुए हैं, इसमें क्या करना चाहती है सरकार, इसको लेकर बड़ा भारी गतिरोध है। और मुख्य जो बात है, असल में छोटे मोटे कुल जमा 44 संशोधन लाए जा रहे हैं इसमें, लेकिन जो मोटा मोटी जो बात है वो हम कर लेते हैं। और मोटा मोटी बात ही है असल में, जो कि इस बिल को लेकर ये लोग परेशान हैं। ये जो पुराना जो बिल है वक्फ बोर्ड का, जो अभी मौजूदा जो कानून है, इस कानून में एक खास तौर पर बात है, रीजन टू बिलीव एक टर्म है। इसके तहत यदि वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है, यानी ये कहता है कि ये इस्लामिक पर्पजेज के लिए काम में आने वाली जमीन है, तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। नो आर्ग्यूमेंट। इसको सुधार क्यों किया जा रहा है कि भाई ये तो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। आप ही का बोर्ड, आप ही मेंबर,
और आपने ही अपने धर्म के लिए उसको जमीन को चिन्हित कर लिया और आपने नाम चढ़ा दिया। अब सुनवाई कहीं और होनी नहीं है, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता है। इसकी कोई अपील नहीं हो सकती है, कोई चुनौती उसको नहीं दी जा सकती। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा न्याय है? ये किस तरह की न्यायपालिका है हमारे देश में? तीसरी बात यह है कि किसी जमीन पर मस्जिद है या उसका उपयोग, उस जमीन का उपयोग इस्लामिक पर्पजेज के लिए किया जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाएगी। यानी कोई दरगाह बना दी किसी ने पोत दिया रंग और कह दिया दरगाह है बाबा की, या किसी जमीन पे आपने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला कहते हैं जिस पर नमाज पढ़ी जाती है, मुसल्ला बिछाया और आपने कहा कि ये तो हो गई, क्योंकि एक बार हमने नमाज पढ़ ली, ये तो मस्जिद हो गई अब। तो ये तीसरा। और चौथा, वक्फ बोर्ड में भारत को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में महिला नहीं जा सकती है, क्योंकि महिला इस्लामिक शरीयत के मुताबिक बराबरी के दर्जे पर नहीं है। उसकी गवाही आधी मानी जाती है इस्लाम के कानून में, शरीयत के कानून में। और भारत के हिंदू क्या कहते हैं कि इस्लाम बराबरी का धर्म है। ये स्थिति है। तो ये 4 बड़े जो कारण हैं जिसकी वजह से अमेंडमेंट लाया गया है। ये इसमें अब नए बिल के अनुसार इसकी दावा करने वाला जो ये बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, इसकी ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट जो बनी हुई है हमारे यहाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट है या सिविल कोर्ट में भी, तो वहाँ इसकी अपील की जा सकती है और हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, ये दूसरा, और सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। मतलब ये अमेंडमेंट है। और दान में जब तक जमीन वक्फ बोर्ड को नहीं दी गई है, जब तक लिखित में दान नहीं है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं मानी जाएगी। यानी जबरिया कब्जा या केवल दावे से आप उस जमीन को चढ़ा लेंगे, आपकी जमीन नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही करके तो 9 लाख एकड़ हो गई है। जो ही खाली जमीन दिखी, ये ओरण, ये जो हमारे गोचर की जमीन थी, ओरण जमीनें थी, सरकारी जमीनें जो थी पुरानी, वो गई कहां है? सब इन्हीं के कब्जे में आ गई, क्योंकि हिंदुओं को तो अधिकार है ही नहीं। तालाब की जमीन हो, गोचर की जमीन हो, जंगलात की जमीन हो, ये ओरण की जमीन हो, ये हिंदुओं को कोई राइट नहीं है। हिंदुओं को तो सरिस्का से भी भगाया जा रहा है। लेकिन आज वहां सरिस्का में आप चले जाइए, बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारी दरगाह बनी हुई हैं, वो वक्फ के नाम है, उनको नहीं छेड़ेंगे। ये किस तरह के देश में हम हैं? किस तरह का कानून है ये? और चौथा इसमें अमेंडमेंट यह है कि इसमें 2 महिला सदस्य भी होंगी। अच्छा, पहले यह भी था इसमें कि अन्य धर्म का कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड में नहीं जाएगा। अब अमेंडमेंट यह है कि 2 महिला भी होंगी और अन्य धर्म का भी 2 मेंबर, 1 मेंबर बनाया जा सकता है। इट डिपेंड्स। ये सुधार है, इसकी वजह से चिल्ला चोट मच रही है। असदुद्दीन ओवैसी आज कल्याण बनर्जी को बड़ा सहारा देते हुए निकले, उसमें बहुत सारे मुस्लिम संगठनों के भी लोग हैं। अब बात करते हैं इसमें असल बात क्या है, बहुसंख्यक समाज सो क्यों रहा है? सांसद निशिकांत दुबे ने इस तरफ इशारा किया था क्योंकि इसमें 1.25 करोड़ फीडबैक आया था। जब जेपीसी ने डिमांड करी कि भाई इसमें भारत के लोग अपना फीडबैक दें कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए, वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन में क्या क्या होना चाहिए, तो बहुसंख्यक समाज को कोई मतलब नहीं है। उनको अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्लॉट बनाने हैं, टेक्नोलॉजी लानी है, अमेरिका भेजना है, सरकारी नौकरियां लेनी है, आरक्षण के लिए लड़ना है, इसमें लगे हुआ बहुसंख्यक समाज की गति है। इसलिए फीडबैक नहीं दिया है। निशिकांत दुबे ने इशारा किया कि इसमें आईएसआई और चीन का हाथ है और ये फीडबैक इतना जबरदस्त कैसे आ गया, तो हिंदू तो सो रहा है, ये स्थिति है। तो अब बात यह है कि इस जेपीसी का क्या होगा, क्योंकि जेपीसी को अब ये रिपोर्ट फाइनल करके और जो अगला संसद का सत्र आ रहा है इसमें इसको रखना पड़ेगा, सारे सुझावों को सम्मानित करते हुए अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। देखने वाली बात ये रहेगी कि बहुसंख्यक समाज क्या कर रहा है और वक्फ बोर्ड में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, जो पार्टियां हैं इंडिया अलायंस टाइप की, वो मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या 9 लाख एकड़ का ये जो चंक है इसको और आगे उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ ले जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर तो गंभीर आरोप लगा, लेकिन उन्होंने तो ये पलटा मार लिया कि ये जो कमेटी है यही भंग करो,
और ये जगदम्बिका पाल जो अध्यक्ष है इनको बदलो। तो अब ये नेताओं के आप पता ही है किस तरह से इनका गेम होता है। बहरहाल आज जो संसद में हुआ, जेपीसी की मीटिंग में जो हुआ, मतलब ये संसद में ही होती है, तो संसदीय इतिहास में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बोतल फेंकना है, सांसद है आखिर, क्या हो रहा है। पर एनीवे, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर चर्चा जारी है। आज 6वीं बैठक थी और ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।